आप अवगत है कि अम्ल, क्षार और लवण के पाठ को हम लोग अभी अभ्यास किए हैं। अब उस पाठ के अंतर्गत, अध्याय के अंतर्गत जो प्रश्न हैं उनका आज हम लोग अभ्यास करेंगे और साथ साथ आप पाठ्य पुस्तक को रखते हुए उन प्रश्नों को मेरे साथ सोचिए और फिर उस प्रश्न का जो भी उस संबंध में सुझाव दिया जा रहा है उसको मनन कीजिए कि आप जो सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं उस प्रश्न के जवाब में कि नहीं सोच रहे हैं। जैसे आपका पहला उसमें दिया गया है कि आपको 3 प्रश्नावली दी गई है, उसमें से एक प्रश्नावली में आपको आसुत जल है, दूसरे में अम्लीय विलयन है और तीसरे में आपको क्षारीय विलयन है। आपको पहचान करना है कि उसमें मैंने तीनों प्रश्नावलियों में पहचान करना किस प्रश्नावली में आपको आसुत जल है, किस प्रश्नावली में आपको अम्लीय विलयन है और किस प्रश्नावली में क्षारीय विलयन है। दिया क्या गया है, केवल लाल लिटमस पत्र दिया गया है और उसी के आधार पर आपको पहचान करनी है। कैसे पहचान करेंगे? तो तीनों प्रश्नावली के द्रव को बारी बारी से पहले उस लाल लिटमस पत्र पर 1-2 बूंद डालेंगे। जिस प्रश्नावली के से द्रव डालने पर वह आपको लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है तो स्पष्ट है को विलयन क्या है आपका, क्षारीय है। तो वह विलयन आपका जब नीला हो जाएगा तो विलयन क्या हो जाएगा, क्षारीय होगा। तो उस पर क्षारीय लेवल लगा के उसको अलग कर दीजिए। अब बचा कितने, 2 प्रश्नावली और बचे हैं। अब उनमें से पुनः आपको द्रव को लेकर के उस नीला जो आपका लिटमस पत्र हो गया है, अब उस पर फिर 2-4 बूंद उस पर फिर डालेंगे। तो जिस विलयन से वह आपका पुनः लाल हो जाएगा, इसके मतलब आपके क्या है, वो अम्लीय विलयन है। इस प्रकार 2 प्रश्नावली की पहचान कर ले। तीसरा निश्चित रूप से क्या है, आसुत जल है। इस प्रकार आप इस पर आपका 3 प्रश्नावली दी जाएगी और लिटमस पत्र एक ही होगा, तो उससे आप ऐसे करके पहचान करेंगे। तो इस प्रश्न को ऐसे समझने का प्रयास करें। अब दूसरे तरह से पूछ दिया जाता है, आपका व्यवहारिक प्रश्न है कि तांबे और पीतल के बर्तन में दही रख करके क्यों नहीं खाने की सलाह दी जाती है, कि आपका यानी कोई भी खट्टा पदार्थ है उसे तांबे और पीतल के बर्तन में क्यों नहीं रखना चाहिए। तो क्या इसका जवाब होगा? तो अब जानते हैं कि तांबे और पीतल जिसमें धातुएं हैं और दही क्या होता है, दही या जितने खट्टे पदार्थ हो उसमें अम्ल होते हैं और ये अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करते हैं। तो आपको तांबे और पीतल इसे अभिक्रिया करके ये विषैले पदार्थ का निर्माण करते हैं, जो पदार्थ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इसी कारण से आपको दही इत्यादि खट्टे पदार्थों को तांबे या पीतल के बर्तन में रख करके नहीं खाने की सलाह दी जाती है। क्यों? क्योंकि वो उससे विषैले हानिकारक पदार्थ का, अभिक्रिया के दौरान विषैले हानिकारक पदार्थ का निर्माण होता है। तो समझ गए कि क्या हुए कि दही या खट्टे पदार्थ हैं जो भी आपके, ये आपको अभिक्रिया करके और उस दही इत्यादि से और क्या बनाते हैं, आपको विषैले पदार्थ का निर्माण करते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। और इसी कारण से इस दही इत्यादि खट्टे पदार्थ को आपका तांबे या पीतल के बर्तन में रख करके खाने की सलाह नहीं दी जाती है। धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर समांतर से कौन सी गैस निकलती है, एक उदाहरण द्वारा समझाना है कि इस उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे। तो देखिए, कोई भी धातु जो होता है और धातु जब अम्लों से अभिक्रिया करता है, जैसे आप इसी समझा जाए तो अम्लों से अभिक्रिया करती है तो जो गैस निकलती है वो मुख्यतः कौन सी गैस होती है, आपकी हाइड्रोजन गैस होती है। ये धातुएं जब अम्ल से अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है
अब सांस कर रहे कि इसकी उपस्थिति की जांच कैसे करेगी? तो ये गैस जो होती है स्वयं हाइड्रोजन गैस आपको ज्वलनशील गैस है, और ज्वाला ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी? ये नीली लौ के साथ जलना शुरू करेगी। यानी इसके समीप ज्वाला भी अगर ले जाएंगे तो फटफट की आवाज भी आएगी और ये आपका उसके साथ जलने लगती है। तो इसके मतलब क्या है? वो हाइड्रोजन गैस है, तो इस प्रकार इस गैस की पहचान, यानी उसके समीप अगर आप ज्वाला ले जाते हैं, ठीक है, जलती मोमबत्ती ले जाएंगे तो उसमें आपको फटफट की आवाज़ भी आएगी उसके साथ। तो इसके मतलब ये विस्फोट के साथ उससे दहन होता है इसका। अब दिया है कि कोई धातु है और तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके बुदबुदाहट उत्पन्न कर रहा है और गैस निकल रही है, और मोमबत्ती ले जाने पर यह आपका मोमबत्ती को बुझा दे रही है। मैंने निकलने वाली गैस क्या है? आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। तभी वो मोमबत्ती आपको बुझ जा रही है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और एक यौगिक आपको कैल्शियम क्लोराइड है, ये भी दे दिया है। इसके मतलब निश्चित रूप से आपको वो धातु का यौगिक जो होगा वो कैल्शियम कार्बोनेट होगा, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट ही आपको HCl से अभिक्रिया करेगा तो कैल्शियम क्लोराइड भी बना देगा। यानी कैल्शियम कार्बोनेट है तो वो आपको जब HCl से अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम क्लोराइड, पीछे के अभ्यास आप देखे हैं और उसी से संबंधित है ये, तो कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा प्लस H2O प्लस CO2, और यही गैस जो होती है आपको मोमबत्ती की ज्वाला को बुझाती है। इसके मतलब कि और ये इस कार्य आपको समीकरण लिखना था, तो अगर ऐसे से प्रश्न बना तो आप ऐसे समीकरण करके कि वो पहचान करना था कि वो क्या था आपका पदार्थ, तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट था और ये HCl है, HNO3 है इत्यादि के जलीय विलयन अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि एल्कोहल ग्लूकोज जैसे यौगिक के जलीय विलयन में अम्लीय लक्षण प्रदर्शित नहीं होता है। तो देखिए किसी विलयन में का अम्लीय लक्षण उस विलयन में H+ आयन के उपस्थिति के कारण ही होता है। जब उस विलयन में H+ आयन की अधिकता हो जाती है, समांतर से जो उदासीन विलयन होता है उसमें, यानी जैसे जल है, शुद्ध जल है आपका, उसमें तो उसमें जितने H+ आयन होते उतना OH- आयन भी होता है। यानी H+ आयन और OH- आयन की संख्या बराबर होती है तो वह उदासीन जल माना जाता है। लेकिन जब कोई अम्लीय उसमें पदार्थ डाला जाता है तो अम्लीय पदार्थ में भी H+ आयन हो जाते हैं और उसके आधार पर उस विलयन में आपको H+ आयनों की संख्या अधिक हो जाती है, तो वही आपको अम्लीय लक्षण प्रदर्शित करता है। तो HCl और HNO3 को जब जल में डालते हैं तो ये आप उसमें आयनों में टूट जाते हैं, आप घटित हो जाते हैं और H+ आयन देते हैं। इस प्रकार H+ आयनों की संख्या वृद्धि हो जाती है तो अम्लीय लक्षण प्रदर्शित करते हैं। इसके विपरीत जो ग्लूकोज है आपका, एल्कोहल है, उसको जल में डालने पर वो आपको कार्बनिक यौगिक हैं और वो जल में आपको आयनों में वियोजित नहीं होते हैं, यानी उनके आधार पर H+ आयन उत्पन्न नहीं होते हैं। तो इस प्रकार वो आपको अम्लीय लक्षण प्रदर्शित नहीं करते। यानी HNO3 और HCl हैं वो आपको जल में वियोजित होकर के H+ आयन देते हैं और उसी कारण से अम्लीय लक्षण प्रदर्शित करते हैं। और आपका जो ग्लूकोज है या आपका एल्कोहल है वो आपको जल में आयनों में वियोजित नहीं होता है, H+ आयन उत्पन्न नहीं करता है और उस कारण से वो आपको अम्लीय लक्षण प्रदर्शित नहीं करता है। अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालक होता है? तो देखिए आप जानते हैं कि वैद्युत आपका का चालन आयनों के माध्यम से होता है, धनायन ऋणायनों के माध्यम से होता है। तो जो जल में अम्ल इत्यादि डाल देते हैं तो उसमें H+ आयन उत्पन्न हो जाता है और यह H+ आयन वैद्युत के चालन में सहयोग करता है।
तो आयनों के माध्यम से विद्युत चालन होता है। तो इसी कारण से आपको अम्ल के जलीय विलयन में विद्युत का चालन हो जाता है, क्योंकि उसमें H+ आयन उपस्थित हो जाते हैं और यही विद्युत के चालन में सहयोग करते हैं। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जैसे शुष्क लिटमस पत्र को, मैंने कहा है कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अगर शुष्क है तो लिटमस पत्र पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि शुष्क रहेगा तो उसमें आयन नहीं रहेंगे। H+ आयन जब रहेगा तभी वो आपका उस पर लिटमस का प्रभाव पड़ेगा। तो आपका जो शुष्क HCl है, शुष्क HCl गैस है, उसमें H+ आयन नहीं रहेंगे। जब आप यही होगा तो वो क्या होगा, लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलेगा। इस प्रकार गलित अवस्था में ही या जलीय विलयन में जिसमें H+ आयन होंगे वही क्या होगा, उसके आधार पर ही लिटमस पत्र का रंग बदलता है। जिसमें H+ आयन अधिकता हो जाएंगे वो अम्लीय विलयन हो जाता है, और जिसमें OH आयन की अधिकता हो जाती है वो विलयन क्या हो जाता है, क्षारीय हो जाता है, और वही लिटमस को प्रभावित भी करते हैं। एक प्रश्न और भी भेजा है कि अम्ल को जब तनु करना होता है तो सलाह दी जाती है कि अम्ल में जल नहीं डालते हैं, जल में अम्ल को धीरे धीरे डाला जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अम्ल में अगर जल डालते हैं तो यह अभिक्रिया उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होती है, उष्मा उत्पन्न होती है। और जब अम्ल में जल को डालेंगे तो बहुत अधिक मात्रा में उस जल के से अभिक्रिया से उष्मा उत्पन्न होगी, और आपको इस कारण से उस अधिक मात्रा में उष्मा उत्पन्न हो जाती है, जो तो आपको वह द्रव उछलने लगेगा, और उसके कारण से आपको आसपास के जो कोई खड़ा है तो उसके जलने की संभावना रहेगी। और अगर जल में अम्ल डालेंगे तो चूंकि जल की अधिक मात्रा रहेगी, अम्ल आपको कम मात्रा में रहेगा, अम्ल की मात्रा भी धीरे धीरे डालेंगे तो कम रहेगा। तो इस प्रकार यह आपका उपरोक्त उष्मा की उतनी अधिक मात्रा में उत्पन्न नहीं होगी, और इस कारण से जलने से व्यक्ति बच सकता है। और उसी कारण से सलाह दी जाती है कि अम्ल को तनुकृत करना है तो आपको जल में अम्ल डालिए, न कि अम्ल में जल को नहीं डाला जाता है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के अधिक क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होगी? तो देखिए, जब भी कोई भी विलयन होगा जिसमें हाइड्रोक्सिल आयन पहले से प्रेजेंट है और उसमें कोई क्षारक ही मिलाएंगे तो क्षारक में भी OH आयन होंगे, तो दोनों में से OH आयन की संख्या मिलकर क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसके मतलब कि किसी विलयन में जब हाइड्रोक्सिल आयन मिलाते हैं तो क्या हो जाएगी, उसकी सांद्रता क्या हो जाएगी, उसकी बढ़ जाएगी।